आज से लगभग 33 साल पहले यानी कि साल 1990 में एक जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी, बिल्कुल सूखी हुई थी, जहां पर धूल मिट्टी थी, गर्मी थी और पानी तक नहीं था पीने का, और चारों ओर बंजर रेगिस्तान था। वो आज की डेट में ऐसा शहर बन गया है जहां पे दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, और जिस देश ने बड़े से बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है, और जिस देश में पानी की इतनी कमी थी, जहां पे रेगिस्तान बंजर था पूरा इलाका, उस जगह पे आज की डेट में 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी बड़े आराम से प्रोवाइड किया जाता है। और आज की डेट में यहाँ पे बड़े बड़े फाउंटेन्स, कलरफुल फाउंटेन्स, कैनाल वगैरह बड़ी आसानी से बन रहे हैं। जहाँ पर बंजर जमीन रेगिस्तान हुआ करता था, आज की डेट पे वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े होटल, दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट। और ये कहा जाता है कि रेत यानी कि सॉइल के ऊपर बिल्डिंग बनाना तक बहुत मुश्किल होता है, और इस देश ने उसी रेत के ऊपर, उसी बंजर जमीन के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। और जो इस देश की पुलिस है वो करोड़ों की गाड़ियां यानी कि लैम्बोर्गिनी, फरारी वगैरह में घूमती है। अब इतना कुछ बताने के बाद आप समझ गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे अमीर लोगों के शहर दुबई के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा दुबई, अबे दुबई तो तेल पे चल रहा है, उधर तो तेल के खुदाना बड़े बड़े, वो तेल बेच के पैसा कमाते हैं और मतलब उसी से उन्होंने सब कुछ बनाया है। लेकिन नहीं, इनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऑयल से आता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि मतलब इतनी जल्दी इतनी तगड़ी डेवलपमेंट कैसे की इन्होंने, और अगर ये कर सकते हैं तो बाकी देश क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका वेपन माइंड्स में, जहां हम रोज एक वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। भारत के वेस्ट यानी कि पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 7 अलग किंगडम के राजाओं ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो मिलकर एक कंट्री बनाएंगे, और जिस कंट्री का नाम पड़ा बाद में यूएई। जैसे हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही यूएई का भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन कौन बनेगा ये कुछ अलग तरीके से डिसाइड होता है। तो इन 7 किंगडम ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि जो आबू धाबी का राजा होगा वो हमेशा यूएई का प्रेसिडेंट होगा, और जो दुबई का राजा होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा। इसलिए आप देखोगे कि जो यूएई में पावर है वो 2 ही देशों में कंसंट्रेटेड रहती है, आबू धाबी और दुबई के बीच में। और यही एक रीजन है कि जहाँ पे एक ही कंट्री में आप एक तरफ ऐसी पिक्चर देखते हो और दूसरी ओर कुछ ऐसी पिक्चर देखते हो। अब समय में थोड़ा सा पीछे चलें तो बात करते हैं 1820 की। तो जो आज आप यूएई देखते हो, उस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, यानी कि शेख जो होते थे वो अपने अपने एरिया को रूल करते थे, और उस एरिया को शेखदम कहा जाता था। और जहाँ पर आज आप दुबई देखते हो, वहाँ तब एक मछुआरों का गांव हुआ करता था जो कि आबू धाबी की सल्तनत में आता था। और 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे आबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था, इसीलिए इन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता था। और जो अभी भी दुबई के रूलर देखते हो आप, वो इसी खानदान के हैं। और फिर थोड़ी समय आगे चले, 1853 में जब ब्रिटिशर पूरे वर्ल्ड पे अपना राज कर रहे थे, तब वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए ये एरिया इस्तेमाल करते थे। लेकिन अंग्रेजों के साथ परेशानी ये थी कि जब इस एरिया से वो निकलते थे बॉम्बे की तरफ, तो उनके साथ लूटमार बड़ी होती थी इस एरिया में। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो एरिया था शेखदम, दुबई और आबू धाबी वाला, इनसे एक एग्रीमेंट साइन किया और इनसे बातचीत की कि भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए ताकि आगे चलकर हमें दिक्कत ना हो यहाँ से गुजरने में। और तब से इस एरिया का नाम शेखदम से चेंज होकर ट्रूशियल स्टेट हो गया, और दुबई भी ट्रू स्टेट में गिना जाने लगा। और आगे जाकर जब इस एरिया में रशिया और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, तब इन ट्रूशियल स्टेट्स को ब्रिटिशर्स की जो आर्मी होती थी उन्होंने सिक्योरिटी दी, और इन ट्रूशियल स्टेट्स का जो फॉरेन अफेयर होता था वो ब्रिटिशर्स देखने लगे। उन्होंने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की, क्योंकि उनके लिए ये ट्रूशियल स्टेट्स सिर्फ एक गुजरने का रास्ता था, और दूसरी बात यहाँ पे पूरा हर जगह रेगिस्तान था, तो उन्हें लगा नहीं था यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, और ना ही उन्हें कोई यहाँ पे फायदा दिख रहा था। अब जब इतना कुछ होने लगा, दुनिया आगे बढ़ने लगी, तो जो दुबई का बिजनेस था वो फिशिंग से हटकर पर्ल का बिजनेस फेमस होने लगा वहाँ पे। लेकिन बावजूद इसके दुबई तब भी एक गाँव ही कहलाता था। दुबई की जो असली किस्मत बदली ना, वो 1958 में बदली, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बनते हैं, और इन्होंने दुबई जैसे गांव को एक चमकता हुआ शहर बना दिया। क्योंकि 1959 में ये यूरोप गए और वहाँ की बिल्डिंगें देख के बड़े हैरान हुए कि मतलब इतना स्ट्रक्चर्ड मैनर में, और इतनी साफ़ सुथरी बिल्डिंगें, और इतना साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, और अपने यहाँ रेत ही रेत। तो उन्होंने वहाँ से आते ही लौटते ये सोचा कि भाई दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस का हब बनाएंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा। अब दुबई जो था वो पर्शियन गल्फ में था, जो कि ईरान, इराक, सऊदी और कतर के बीच में है, और साथ में जो रूट था वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता था। तो दुबई की जो लोकेशन थी ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो बहुत तगड़ी थी ट्रेड के लिए, और यहीं पे शेख राशिद ने दिमाग लगाया। अब दुबई के पास जो नेचुरल खाड़ी थी, वहाँ पे छोटी छोटी शिप्स तो आती थी, लेकिन बड़े शिप्स के आने में दिक्कत होती थी। तो शेख राशिद के कहने पर इसे और गहरा करवाया गया और चौड़ा करवाया गया, ताकि बड़े शिप्स भी आ सके यहाँ पे। और इसके लिए इनके पास जो भी पैसा था इन्होंने सारा यहाँ पे लगा दिया, और कुछ एक्स्ट्रा लोन भी लिया। और ये बहुत बड़ा रिस्क भी था, जिसके लिए उनको काफ़ी सुनना भी पड़ा था, और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाहता है ये बंदा।
लेकिन ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट निकला और बहुत बड़ा सक्सेस निकला, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आने लगे, जिससे कि दुबई के पास का जो मार्केट था वो बहुत अच्छा चलने लगा। फिर जो शेख राशिद थे वो यहाँ पर रुके नहीं, फिर इन्होंने इसके बाद एयरपोर्ट बनवाया और दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। और जो भी सब पैसा आ रहा था वो सब यहीं पे खर्च कर रहे थे, यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे थे, जिनके लिए इनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा था, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट को करने में पैसे बहुत लग रहे थे और पैसे की दिक्कत पड़ रही थी इनको। अब एक और टर्निंग पॉइंट आता और 1966 में दुबई में ऑयल निकलता है, लेकिन जो इसकी नेबरिंग कंट्री थी उसके कंपैरेटिव में थोड़ा कम निकलता है। लेकिन शेख राशिद का मानना था कि ऑयल निकल तो गया है लेकिन काफ़ी देर तक नहीं चलेगा, और इसीलिए उन्होंने जो इस ऑयल से पैसा कमाया वो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही लगा दिया दुबई के। और उस टाइम पे उनकी एक लाइन बहुत फेमस हुई थी, जो शायद आज आप भी सुनेंगे तो आपके भी कान खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ऊँट की सवारी करते थे और मेरे पिता भी ऊँट की सवारी करते थे। मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाले बेटे को फिर से ऊँट की सवारी करनी पड़ेगी। और यही एक कारण था कि वो दुबई को ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते थे, वो दुबई को एक ऑयल इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। इसलिए दुबई में जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे तो और भी पैरेलली बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे कि दुबई को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट मिल गई थी। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स इसीलिए चले गए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था, इसलिए वो यहाँ से 1968 में चले जाते हैं। और दिसंबर 1971 में जितने भी ये सारे किंगडम थे वो सारे मिलकर एक हो जाते हैं, और एक किंगडम था जिसने 1 साल बाद ज्वाइन किया था, जिसका कि नाम था रस अल खाइमा। और ये टोटल 7 किंगडम मिलकर एक कंट्री बना लेते हैं। अब यहाँ पर दुबई खुद में तो एक किंगडम था, लेकिन एज अ कंट्री यूएई रिप्रेजेंट करता था। और जब भी कोई शिप वगैरह इस रूट से होकर गुजरती थी तो फ्यूलिंग के लिए या फिर लोडिंग या अनलोडिंग के लिए पोर्ट्स की ज़रूरत तो पड़ती है। तो दुबई एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जहाँ पे उनको रुकना पड़ता था, और शेख राशिद ने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को उसी वक्त समझा और वहाँ पे एक पोर्ट बनवाया जिसका कि नाम था पोर्ट राशिद। और वो पोर्ट के होने के कारण वहाँ पे शिप्स रुकने लगी, और जब भी कोई शिप पोर्ट पे रुकता है तो उसके आसपास के एरिया में बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी होने लगती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके गांव से कोई हाईवे रोड निकल के जाए तो आपके आसपास भी जो हाईवे के आसपास जो गांव जो भी कुछ होगा एरिया होगा वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वहाँ से लोग गुजरेंगे और उस एरिया की कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सेम यही चीज़ उस समय पोर्ट राशिद के साथ हुई। पोर्ट राशिद को 1972 में बनवाया गया था, और इसकी सक्सेस को देखते ही एक और पोर्ट बनवा दिया उन्होंने, कहा एक और बनाओ यार। 1979 में एक और पोर्ट बनाया गया जिसका कि नाम था जबल अली पोर्ट। और वैसे तो 1979 में बना था, लेकिन आज की डेट में भी ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब शिप्स आ रही थी, रिफ्यूलिंग हो रही थी, अनलोडिंग लोडिंग हो रही थी, तो उन्होंने शिप्स की रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने दुबई ड्राई डॉक्स खोल दिया जहाँ पे शिप्स की रिपेयरिंग का काम भी होता था। और जब इतना कुछ होने लगा तो दुबई चमकने लगा। जहाँ बाकी और दूसरे देश जो तेल पे डिपेंडेंट थे, जो तेल के पैसों से महल बना रहे थे, अपने महल बना रहे थे, वहीं दूसरी और दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, अलग अलग बिजनेस खोल रहा था और कंप्लीटली ऑयल इंडिपेंडेंट करना चाहता था अपनी इकोनॉमी को। और शेख राशिद बिल्कुल अलग सोच लेके आगे बढ़ रहे थे। और फिर उन्होंने एक ऐसी चीज़ कर दी जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। जबकि उनका धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी चीज़ अनाउंस कर दी कि जो दुबई का जबल अली पोर्ट है वो कमर्शियल फ्री जोन है, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शिप्स अगर उस एरिया से गुजरेगा, उस पोर्ट पे रुकेगा, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उस पूरे एरिया को टैक्स फ्री कर दिया गया। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब माफ़ कर दिए गए। शेख राशिद का ये गेम चेंजर आइडिया था और गेम चेंजर मूव था, क्योंकि इतना सब कुछ कर देने के बाद ये जो रूट था ना, ये सबका हर कंट्री का फेवरेट रूट बन गया। और दुबई की जो जीडीपी थी उसका 24% हिस्सा यहीं से आने लगा, और दुबई एक बहुत बड़ी सिटी बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और इन सब चीज़ों का सारा क्रेडिट जाता है शेख राशिद को, जो इनकी सोच उस समय पे थी। आज भी कई लीडर डरते हैं ऐसा काम करने से। अब दुबई को डेवलप करने के लिए बाहर से भी कुछ लोगों को बुलाया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर डेवलप करना है दुबई को तो कुछ स्किल्ड लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और किसी भी कंट्री की ग्रोथ तभी होती है जब उसकी पॉपुलेशन स्किल्ड हो और लोगों में कुछ आगे बढ़ने की हंगर हो और कुछ करने की हिम्मत हो और कुछ करने का जज्बा हो। और उस टाइम पे एक और तगड़ी चीज़ हुई थी। उस टाइम पे पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट हुआ करता था और बहुत बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन की वजह से यूएसए और ब्रिटिश एयरवेज सबकी फ़्लाइट्स वहीं से होकर जाती थी। और यही एक रीज़न था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफ़ी बड़ी बन गई थी। और इस चीज़ को ना शेख राशिद दुबई में लाना चाहते थे। वो दुबई के एयरपोर्ट को बड़ा बनाना चाहते थे ताकि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो वहाँ से होकर गुजरें, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया और बहुत सारे रनवे भी बनवाए। और ये जो रनवे वगैरह बनवाए ना, इससे फ़ायदा ये हुआ, जैसे सिंगापुर एयरलाइन, मलेशियन एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन, तो ये एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया दुबई जो था।
लेकिन इतने से थोड़ी बात बनती थी, वो पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में लाना चाहते थे, दुबई में शिफ्ट करना चाहते थे। और इसलिए 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और उसका नाम रख दिया एयर एमिरेट्स। और कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने ज़्यादा पैसा देकर पाकिस्तान के ही एयरप्लेन खरीद लिए और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का सारा एयरलाइन बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर एयर एमिरेट्स एयरलाइन बाकी एयरलाइंस को काफ़ी पीछे कर देती है, क्योंकि एयर एमिरेट्स को ग्रो करने के लिए सरकार, वहाँ की सरकार अलग से पैसे दिया करती थी और उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता था टैक्स की फॉर्म में। वहीं दूसरी और बाकी देशों की एयरलाइन उनसे टैक्स भी लेती थी और जो भी उनका खर्चा होता था वो उन्हें अपनी जेब से देना पड़ता था, सरकार कोई मदद नहीं करती थी। और इसीलिए एयर एमिरेट्स ने सबको पीछे कर दिया और आगे चलकर इसने पूरी दुनिया भर की एयरलाइंस को पीछे किया। और अगर आप दुबई गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा एक चीज़, और आपने सुनी भी होगी कि वैसे तो दुबई बहुत रिलीजन फॉलो करने वाला देश है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि दुबई को बनाया ही ऐसा गया है कि वहाँ पे हर कंट्री के लोग, हर धर्म के लोग आ सकें। और अगर वो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाएंगे कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम धर्म है और आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो फिर वहाँ कोई नहीं आता, कोई टूरिस्ट नहीं आता। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी। और अगर आप दुबई जाएँ तो आपका बार बार जाने का मन करे और जो दुबई है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। और ये जो आइडिया, ये जो सोच हम आज के टाइम पर देखते हैं दुबई में, इस सोच की शुरुआत भी शेख राशिद ने ही की थी। क्योंकि जब उस टाइम पे जब दुनिया भर से शिपें वहाँ पे आती थी तो उन्हें पता था यहाँ पे लोग भी आएंगे वहाँ के, और वहाँ के लोगों का दुबई के अंदर कंफर्टेबल फील होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक रीज़न है कि दुबई के अंदर बाकी जो उसकी नेबरिंग कंट्री है उसके कंपैरिजन में बहुत ओपन रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं। और जो उनकी थिंकिंग है वो आज भी उनके बेटे ने आगे बढ़ाई है। अभी जो लोग आ रहे थे बाहर से, टूरिस्ट आ रहे थे, अब उन्होंने, शेख राशिद ने ये सोचा कि इनको क्यों ना और फैसिलिटीज़ दे दी जाए यहाँ पे, ताकि ये दुबई के अंदर और रुकें। और यहीं से दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने की शुरुआत हो गई। अब आप खुद सोचो, जो चीज़ मतलब दुबई जहाँ एक पोर्ट बनने से शुरू हुआ था, आज वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा था। अब यहाँ पे दुबई के अंदर बड़े बड़े होटल बनाए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और बड़ी बड़ी डेस्टिनेशंस बनाई गई, बड़े बड़े होटल, बड़े सुंदर सुंदर होटल बनाए गए ताकि यहाँ पे टूरिस्ट और रुके। और दुबई में बहुत सारे लग्जूरियस होटल भी बनाए गए। और अभी तक तो दुबई सिर्फ उन लोगों से कमा रहा था जो शिप्स के थ्रू आ रहे थे, लेकिन 1990 में शेख राशिद ने ट्राई किया ऑल ओवर वर्ल्ड से दुबई में लोग टूरिज्म के लिए आए ताकि दुबई और प्रोग्रेस करे और पैसा कमाए। लेकिन दुबई में बड़े बड़े होटल होने के बावजूद भी लोग वहाँ पे आ नहीं रहे थे। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक और चीज़ जोड़ दी, जिसका कि नाम था ग्लैमर। अब जो भी चीज़ें दुनिया भर में फेमस थी उनको और बड़े स्केल पर करके दुबई में लाया गया। जैसे कि 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो कि उस वक्त का सबसे टॉलेस्ट होटल हुआ करता था। और सबसे अलग बात तो ये है कि इसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, पहले वहाँ पे समुद्र में एक आइलैंड बनाया गया आर्टिफिशियल रेत डालकर, उसके ऊपर इस होटल को बनाया गया। और इससे पहले कि ये होटल अच्छे से चलता, शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद किंग बनते हैं। शेख मोहम्मद भी अपने फादर की तरह ही थे और वो अपने फादर के विज़न को आगे लेके जाना चाहते थे। और जो बुर्ज अल अरब होटल था उसकी ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को करवाई गई और ये दुनिया के सबसे महंगे होटलों में से एक था उस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये दुनिया का एकमात्र उस टाइम पे 7 स्टार होटल हुआ करता था, जहाँ पर कि गेस्ट के लिए एक प्राइवेट बीच हुआ करता था और एक सेपरेट हेलीपैड भी था इस होटल का। और इस तरह की बिल्डिंगों से दुबई ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब जो शेख मोहम्मद थे वो डैनियल बर्नहम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, क्योंकि डैनियल एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने की मॉडल शिकागो को डिज़ाइन किया था। और इनका मानना ये था कि अगर किसी भी सिटी को दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो मीडियम प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सिटी तो दूसरी सिटियों की तरह आम होगी और ना ही उसके बारे में कोई पूछेगा और ना ही वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे और ना ही वहाँ पे ग्रोथ होगी। और इसलिए अगर किसी सिटी को आगे रखना है तो वहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे। और इसी से शुरुआत होती है दुबई के बड़े बड़े प्रोजेक्टों की। जो भी दुनिया भर में आलीशान चीज़ें थी उन्हें दुबई में बड़ा करके बनवाया जाने लगा। रेत में जहाँ पर एक कमरा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, एक बिल्डिंग तो खड़ी करने की सोच भी नहीं सकता बंदा, वहाँ पे इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी रेत पर, एक बंजर जमीन पर। और इतना ही नहीं, समुद्र में मिट्टी भरकर वहाँ पे घर बना दिए गए, वो भी एक पाम की शेप में, पाम ट्री के शेप में, जो कि सिर्फ बंदा सपने में हो सकता है या फिर किताबों पे ड्राइंग ही बना सकता है जिस चीज़ की, उस चीज़ को इन्होंने असलियत में बदल दिया। अब जब इतना कुछ हो रहा था तो उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और फिर इन्होंने समुद्र के पानी को भी पीने लायक बना दिया। और जो इनके दुबई में पानी की प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि वो पहले तो हुआ तो बंजर ज़मीन हुआ करती थी, रेगिस्तान हुआ करता था, तो इन्होंने वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व कर दी। अब यहाँ पे इन्होंने पोर्ट्स को तो पहले का टैक्स फ्री कर रखा था, लेकिन अब इन्होंने पूरी कंट्री को ही टैक्स फ्री कर दिया ताकि बड़े बड़े बिजनेस वो है दुबई में आके सेटल हो जाए, दुबई में आके बिजनेस शुरू करें अपना।
अब इन्होंने आम जनता और आम बिजनेसमैन से टैक्स लेने के बजाय ऑयल एक्सपोर्ट, टूरिज्म और ट्रेड का फंड यूज़ किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के बिजनेसमैन सारे दुबई में आके शिफ्ट हो गए और वहाँ पे बिजनेस अपना करने लगे। अब इस सब को देखकर दुबई में काफ़ी ज़्यादा लोग सेटल होने लग गए थे और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो थी 35 लाख के करीब हो गई थी, और जिसमें से एमिराटी परमानेंट सिटीजन थे वो सिर्फ और सिर्फ 8.5% थे, यानी कि 3 लाख थे सिर्फ और सिर्फ। अब भले ही दुबई में बाहर के लोग ज़्यादा रहते हों, लेकिन दुबई जो है वो बाहर के सिटीजन्स को सिटीजनशिप नहीं देता, और जो दुबई के सिटीजन होते हैं वो सिर्फ अरबी ही होते हैं, जो कि 1925 से पहले सेटल हो रखे हैं दुबई में, या फिर जिनके माता पिता एमिराटी हो। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि एमिराटी क्या होता है। एमिराटी यानी कि दुबई का सिटीजन। और इनके रूल के हिसाब से ये नहीं है जैसे कि आपने यूएस में सुना होगा कि आपने वहाँ की किसी लड़की से शादी कर ली और आप भी वहाँ के सिटीजन हो गए। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ की सिटीजनशिप सिर्फ एक फीमेल को ही मिल सकती है, वो भी 7 साल के बाद अगर उसका कोई बच्चा होता है, और 10 साल के बाद अगर उसका कोई भी बच्चा नहीं होता है तो। और मेल के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सिटीजनशिप लेने का वहाँ पे शादी के थ्रू। हाँ, एक तरीका है दुबई में सिटीजनशिप लेने का, अगर कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिर कोई आर्टिस्ट जिसको कोई नेशनल अवार्ड मिल रखा है और उसे 10 साल का एक्सपीरियंस है उसकी फील्ड में, और जिसको कोई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हो और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ना हो, तो उसे दुबई सिटीजनशिप देता है। लेकिन वोटिंग राइट्स तो तब भी नहीं मिलते उसे। अब यहाँ पे जो दुबई की सिटीजनशिप है ना, उसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ही कितनी है, 35 लाख में से 3 लाख तो पॉपुलेशन है वहाँ के सिटीजन की। अब फायदों की बात करें तो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, हाउसिंग अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जैसी ढेरों चीजें मिलती हैं, जैसे कि आप एक तरह की मंथली इनकम भी मान लो। अब ये सारी फैसिलिटी क्यों? क्योंकि दुबई में आपको आज भी पता है कि राजाओं वाला सिस्टम चलता है। यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, वैसे यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इसीलिए जो दुबई के राजा हैं वो क्या करते हैं कि जो दुबई के सिटीजन है, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको खुश रखते हैं, ताकि उनको मतलब और अलाउंस उनको पूरी मतलब जो भी फैसिलिटी है पूरी फैसिलिटियाँ देते हैं उनको, ताकि वो कुछ बोले ना उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, उनके राजा के खिलाफ कुछ ना बोले और डेमोक्रेसी की मांग ना करें। इसीलिए जो कि एमिराटी है, जो कि दुबई का सिटीजन है, वो जमते ही मतलब पैदा होते ही मिलियनर ही बन जाता है। तो दोस्तों ये थी दुबई की पूरी केस स्टडी। दुबई को जीरो से लेकर हमने पूरा एंड तक एक्सप्लेन किया कि दुबई कैसे ग्रो हुआ, एक रेगिस्तान से दुबई कैसे एक चमकता हुआ शहर बन गया, जो अपनी आंखों के सामने आप देख सकते हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अपने देश को या जो भी देश में आप रहते हैं उस देश को दुबई से क्या सीखना चाहिए। और एक बात और बता दो, दुबई अभी यहीं तक रुका नहीं है। दुबई में और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो कि मतलब कि किसी ने देखे भी नहीं होंगे, किसी ने सुने भी नहीं होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।